तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा जोश दिखाओ यार सुबह सुबह। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रिवाइज करके आए हो सब कोई? हर कोई रिवाइज करके आया है? एनीवन जिसने कल का क्लास अटेंड नहीं किया था? आपने अटेंड नहीं किया था? ओके। तो जिसने क्लास अटेंड नहीं किया था, आपने बैकअप देख लिया था? आपने नहीं देखा बैकअप अभी? ओके, तो देख लेना, ठीक है ना। इमिडिएटली एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे तो शायद कल के कॉन्सेप्ट्स का काम नहीं पड़ेगा, तो एक बार आज बैकअप देख लेना, बिकॉज आगे के लेक्चर्स में ना वो जो बेस है उसका नीड रहेगा, ठीक है। ओके, तो हर कोई रिवाइज करके आए हो कि नहीं एवरीवन? ठीक है ना, बिकॉज रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल अपन ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे, उसके अंदर जो आखिरी कॉन्सेप्ट अपन ने डिस्कस करा था, एक बार वो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ ओपिनियन। तो टाइप्स ऑफ ओपिनियन में अपन ने क्या देखा था? एक अपन ने देखा था कि मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है, दूसरा अपन ने देखा था अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब क्या था? राम राज्य वाला सिचुएशन। तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या था? राम राज्य वाला सिचुएशन। राम राज्य वाला सिचुएशन मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, or the financial statements are true and fair, or the financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework। और दूसरा सिचुएशन क्या था? मॉडिफाइड ओपिनियन। तो मॉडिफाइड ओपिनियन में मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कहीं ना कहीं मिस स्टेटमेंट्स तो है, तो दैट इज वाई अपन क्या दे रहे हैं वहां पे? मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं बॉस मिस स्टेटमेंट्स तो है, ठीक है। अब देखना, मॉडिफाइड ओपिनियन भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था। वन वाज क्वालिफाइड ओपिनियन, अनदर वाज एडवर्स, एंड थर्ड वाज डिस्क्लेमर। तो क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या था कि देखो, दो सिचुएशंस थे क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर। सबसे पहला, आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है, और दूसरा सिचुएशन था कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। तो अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है, तो आप कंक्लूड कर पा रहे हो दैट जो मिस स्टेटमेंट्स है वो मटेरियल तो हैं, मगर उसका परवेसिव इंपैक्ट नहीं है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो अपन क्या बोलते थे? क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है ना। और अगर मान लो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला है, आपको अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला है, तो इन दैट सिचुएशन अपन क्या करते थे? अगर अपने को साई नहीं मिला है, अपन पॉसिबल इफेक्ट देखते थे। क्या देखते थे? पॉसिबल इफेक्ट देखते थे, क्योंकि अपने को यार मिस स्टेटमेंट मिला ही नहीं। तो अगर अपने को एविडेंस मिला ही नहीं, अगर अपने को एविडेंस मिला तब तो अपन एनालाइज कर सकते हैं ना मिस स्टेटमेंट को देखकर कि उसका इंपैक्ट क्या है। बट अभी तो अपने को एविडेंस मिला ही नहीं, तो आप एक्चुअल इंपैक्ट तो एनालाइज कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो वहां पे क्या बोलते हैं अपन? पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट। यहां पे इनफैक्ट बेटर वर्डिंग क्या रहेगा? आप यहां पे एक वर्ड और ऐड कर लेना, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। इसको क्या कर लोगे? पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। बिकॉज अगर आपको साई मिला ही नहीं, इसका मतलब जो मिस स्टेटमेंट है वो अनडिटेक्टेड है, तो आप क्या बोलोगे? पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, एंड इट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो ये क्या था? क्वालिफाइड ओपिनियन था अपना। उसके बाद अगला क्या था? एडवर्स ओपिनियन। अगला क्या था? एडवर्स ओपिनियन, राइट। तो एडवर्स ओपिनियन के अंदर क्या था कि हमने क्या बोला यहां पे कि जो मिस स्टेटमेंट्स मिले हैं अपने को, जो मिस स्टेटमेंट्स मिले हैं अपने को, वो क्या है? मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। उसका एक परवेसिव इंपैक्ट है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, यानी वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है? इंपैक्ट कर रहा है। उसका जो प्रभाव है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रहा है, उसका जो इंपैक्ट है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जा रहा है। जैसे कल अपन ने डिस्कस किया था कि मल्टीपल एजम्पशंस अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे अपन ने कल डिस्कस किया था कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही बराबर नहीं है, तो वहां पे अपन क्या देंगे? एडवर्स ओपिनियन देंगे। और डिस्क्लेमर क्या था? कि अपने को साई नहीं मिला, और यहां पे वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू गिव एनी ओपिनियन ओनली,
यहाँ पे जो लिमिटेशन इंपोज की गई है हमारे ऊपर वो इतनी मेजर है कि वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू गिव दी ओपिनियन ओनली। तो यहाँ पे साई नहीं मिला, और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ, यहाँ पे भी अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट कर दें, पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट could be material and pervasive, could be material and pervasive। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि एक क्लाइंट है जिसका मेन बिजनेस ही कैश में होता है और उसका 50-60% टर्नओवर कैश से ही आता है, और वहां पे अगर अपने को कैश वेरिफिकेशन करने के लिए क्लाइंट अलाउ ही नहीं कर रहा, तो उसका तो यार मेजर बिजनेस ही कैश में है, 50-60% धंधा ही कैश में है। और अगर अपने को क्लाइंट कैश का वेरिफिकेशन करने के लिए परमिट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं मेजर ऑडिट करने के तो पोजीशन में ही नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्लेमर दूंगा कि बॉस आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू गिव एनी ओपिनियन। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे दो वर्स्ट के सिनेरियोस क्या होता है, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्योंकि एडवर्स दे रहे हो मतलब आप बोल रहे हो सब कुछ बहुत बुरा है, और डिस्क्लेमर आप दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बोल रहे हो आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू गिव द ओपिनियन ओनली। इसका मतलब मैनेजमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी, इसका मतलब मैनेजमेंट इज नॉट अलाउइंग मी टू डू द ऑडिट, मैनेजमेंट इज इंपोजिंग मेजर लिमिटेशन। तो प्रैक्टिकली अगर कोई ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देता है या डिस्क्लेमर देता है, उसका मतलब ये जाता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, उसका इंसाइट ये जाता है कि यार कंपनी में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है, कंपनी में कुछ बहुत बड़ा कुछ तो गोलमाल चल रहा है। तो प्रैक्टिकली उस कंपनी को ना एक बहुत नेगेटिव रेटिंग मिलता है। आप बोल सकते हो उसके शेयर मार्केट के प्राइसेस गिर जाएंगे, जो इन्वेस्टर्स है उनको एक नेगेटिव नजर से देखेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट उस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन वगैरह का ऑर्डर दे दे। तो प्रैक्टिकली अगर ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन दे रहा है या फिर डिस्क्लेमर दे रहा है, वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर। आई थिंक आज काफी न्यू फेसेस देख रहा हूं मैं। तो किन लोगों ने नहीं अटेंड किया था कल? ऑनलाइन किया था आपने? ओके। तो आई थिंक बस 2 लोग ही थे ना जिन्होंने कल ऑनलाइन भी नहीं किया, बैकअप भी नहीं किया। कौन है अभी तक जिन्होंने ऑनलाइन भी नहीं किया, बैकअप भी नहीं किया? ओके। तो अभी जो आपने रिवीजन किया, कुछ समझ में आया, कुछ इंटर का याद आया? बिकॉज था इंटर का ही कॉन्सेप्ट, बट अगर आपको इंटर का याद होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट एक बार क्या है, बैकअप देख लेना। अब देखना, सुनो, एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ। ये जो तीनों सर्कमस्टांसेस था, क्वालिफाइड, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर, ये 3 अलग अलग सिनेरियोज थे। आप लॉजिकली सोच के बताना, आप लॉजिकली सोच के बताना, आप मुझे सोच के बताना, इन 3 में से कौन सा ऐसा सिनेरियो बन सकता है जहां पे आप विड्रॉल का भी सोच सकते हैं। सोचो, लॉजिकली सोचो। आई वांट कॉमन व्यूज फ्रॉम एवरीवन कि हाँ ठीक है सर, ये वाला सिचुएशन ऐसा कि यार या तो अपने को विड्रॉल का भी सोचना चाहिए। एक चीज बताना, एडवर्स मतलब आपको ये दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा गलत है। तो अगर आपको दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा गलत है, तो आपका ड्यूटी है उस चीज को रिपोर्ट करना, या आपका ड्यूटी है विड्रॉ करके आ जाना। अगर आपको दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा गलत है, आपके पास एविडेंस है उस चीज का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा गलत है, तो आपको रिपोर्ट करके बताना चाहिए शेयर होल्डर्स को कि विड्रॉ करके आ जाना चाहिए, रिपोर्ट करके बताना चाहिए। क्वालिफाइड में तो उतना एक्सट्रीम कुछ है ही नहीं कि आप विड्रॉ के बारे में सोचोगे। लेकिन डिस्क्लेमर वाले सिचुएशन में क्या हो रहा था कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, एंड वो लिमिटेशन इतनी मेजर है कि आप ऑडिट ही नहीं कर पा रहे। तो यार आप मेरे को काम दे रहे हो, आप मेरे को काम करने ही नहीं दे रहे। आप मेरे को ऑडिट दे रहे हो, ऑडिट का ऑफर दे रहे हो, और फिर आप मेरे को ऑडिट करने ही नहीं दे रहे। आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू गिव द ओपिनियन ओनली। तो दैट बिकम्स वन ऑफ द सिनेरियो जहां विड्रॉल भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। क्या बनती है? विड्रॉल भी एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर मैं ये बोलता हूं ना कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज नॉट ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मैनेजमेंट हैज इंपोज्ड अ मेजर लिमिटेशन, and because of which we are not in a position to give the opinion, that the impact is such that it is going to be material and pervasive, it can be material and pervasive, then as an auditor I will have 2 options with me. Option number 1, I can consider to withdraw. Option number 1, I can consider to withdraw कि यार withdraw करके चला जाता हूं यार, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में काम करके क्या फायदा। लेकिन विड्रॉल में हमेशा एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? जब भी विड्रॉल की बात होगी ना, पूरे स्टैंडर्ड में कहीं भी, पूरे ऑडिट में जहां भी विड्रॉल की बात होगी, विड्रॉल के आगे 3 गोल्डन शब्द लिखे होंगे। विड्रॉल के आगे 3 गोल्डन शब्द लिखे होंगे।
तीन गोल्डन शब्द कौन सा लिखे होंगे यार? तीन गोल्डन शब्द का मतलब हमेशा ILU दिमाग में मत लेके आओ। तीन गोल्डन शब्द का मतलब है यहाँ पे ILP, ILU नहीं, ILP मतलब इफ लीगली परमिसेबल। इफ लीगली परमिसेबल, तो इफ लीगली परमिसेबल विड्रॉ कर लेना, एंड इफ इट इज नॉट परमिसेबल तुम डिस्क्लेमर दे देना। तो यहां पे दो ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो आखिरी वाला सिनेरियो है ना, दैट ऑडिटर is not able to obtain साई। अब देखो एक चीज समझना, साई ऑब्टेन नहीं करने के बिना अलग अलग कारण हो सकते हैं कि आप साई क्यों ऑब्टेन नहीं कर पाए। आपको एविडेंसेस नहीं मिला, उसके भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि आपको एविडेंसेस क्यों नहीं मिला। एक रीजन हो सकता है सर्कमस्टेंसेस की वजह से, एक लिमिटेशन हो सकता है सर्कमस्टेंसेस की वजह से। सर्कमस्टेंसेस की वजह से मतलब मैनेजमेंट जानबूझ के बदमाशी नहीं कर रहा। मान लो कुछ आग वगैरह लग गया, कुछ फायर वगैरह हो गया, इसकी वजह से मैनेजमेंट तुमको रिकॉर्ड्स दे नहीं पा रहा, तो वो तुम एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो इन दैट सिचुएशन आइडली विड्रॉ करके जाना इज नॉट द करेक्ट थिंग, बिकॉज मैनेजमेंट की तो कोई गलती है नहीं। दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं मिला बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर ओन ऑडिट प्रोसीजर्स, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ योर ओन ऑडिट प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है इन्वेंट्री का, आपको जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना है इन्वेंट्री का, लेकिन उसके लिए ना आपको माइंस में जाना पड़ेगा। क्लाइंट का जो इन्वेंट्री का काउंटिंग होता है वो माइंस में होता है, वो माइनिंग नेचर का बिजनेस है, आपको माइंस में जाना पड़ेगा। माइंस में जाना माइट बी हानिकारक फॉर योर हेल्थ, माइट बी डेंजरस फॉर योर लाइफ, इसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे, देन दैट इज ऑल्सो ए लिमिटेशन कि यार उसकी वजह से विड्रॉल के बारे में सोचना इतना सही नहीं लगता। तो हम कौन सा लिमिटेशन की बात कर रहे हैं? हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं कि आप साई ऑब्टेन नहीं कर पाए ड्यू टू ए मैनेजमेंट इंपोज्ड लिमिटेशन, कि मैनेजमेंट ने क्या किया है, आपके काम में जानबूझ के लिमिटेशन इंपोज किया है। मैनेजमेंट ने क्या किया है, आपके काम में जानबूझ के लिमिटेशन इंपोज किया है। देखना बेसिक कॉन्सेप्ट में अपन जो भी डिस्कस करेंगे ना, आगे चल के ये सारा कुछ स्टैंडर्ड्स में आएगा, और तब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, तब मैं आपको यही बोलूंगा देखो हमने बेसिक में किया था, तो इसलिए ध्यान से सुन लेना। तो ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन साई एंड बिकॉज ऑफ ए मैनेजमेंट इंपोज्ड लिमिटेशन, एंड द इम्पैक्ट could be, इम्पैक्ट इज वर्ड यूज करें या could वर्ड यूज करें, कौन सा बेटर है? could, बिकॉज इज मतलब तो आप प्रेजेंट का बात कर रहे हो। मटेरियल एंड परवेसिव, तो यहां पे अपने पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विड्रॉ, और याद रखना पूरे ऑडिट में हम जहां भी विड्रॉ वर्ड यूज करेंगे, विड्रॉ के आगे 3 गोल्डन वर्ड्स हमेशा लिखेंगे। वो 3 गोल्डन वर्ड्स कौन से हैं? ILU नहीं है, ILP है, मतलब इफ लीगली परमिसेबल। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है? डिस्क्लेमर। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? डिस्क्लेमर, कि आप क्या कर दो, अपने रिपोर्ट को डिस्क्लेम कर दो, बात खत्म। आप क्या कर दो, अपने रिपोर्ट को डिस्क्लेम कर दो। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो आप क्या करें, अपने रिपोर्ट को डिस्क्लेम कर दें। ठीक है, तो इम्पैक्ट कुड बी मटेरियल एंड परवेसिव। तो आपके पास यहाँ दो ऑप्शन है, सबसे पहले विड्रॉ इफ ILP दैट इज इफ लीगली परमिसेबल, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज डिस्क्लेमर, कि आप लोग क्या कर दो, डिस्क्लेमर दे दो। मैं साथ ही साथ एक चीज करूंगा, आज ना आप मुझे कोई एक दिन व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको जो वॉइस क्लिप्स का लिंक है वो पूरा सेंड कर दूंगा। तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली जैसे जैसे अपना चैप्टर्स होता रहेगा वैसे वैसे आप वॉइस क्लिप वाला रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट हियरिंग दोज वॉइस क्लिप्स ग्रेजुअली, ठीक है ना। तो वॉइस क्लिप वाला रिवीजन भी आप स्टार्ट कर देना।
और मैराथन वीडियोस भी अवेलेबल है, बट मैराथन का टाइम अभी नहीं है, मैराथन तो बाद में देख लेना। ठीक है, अब देखना अपन दो कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद वी आर इन ए पोजीशन कि यस वी कैन स्टार्ट विद ऑडिट। एक अपन कॉन्सेप्ट करेंगे रिस्क का, कि रिस्क क्या होता है जब हम रिस्क की बात करते हैं, और दूसरा अपन कॉन्सेप्ट देखेंगे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, कि हम जब स्टैंडर्ड्स की बातें कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स क्या होता है। तो ये दो चीजें अपन देखेंगे, फिर अपन थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद आवर मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो देखना अब जो अगला कॉन्सेप्ट है अपना, हमने क्या बोला, देखो अब जब हम ऑडिट कर रहे हैं, हम जब ऑडिट कर रहे हैं तो बॉस ऑडिट करते वक्त ना याद रखना, हम हमेशा जो ऑडिट करते हैं ना वो सैंपल के हिसाब से करते हैं। हम जो ऑडिट करते हैं वो क्या करते हैं, सैंपल के हिसाब से करते हैं, सैंपलिंग के हिसाब से करते हैं, या फिर सैंपलिंग को हम लोग टेस्ट चेकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट चेकिंग भी बोलते हैं। और हमारे ऑडिट में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, हमारे ऑडिट में क्या होती हैं, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, जो हमने अपने बचपन के दिनों में ऐसे 200 में पढ़ा है कि हमारे ऑडिट में क्या होती हैं, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। और जो हम एविडेंस भी लेते हैं ना, ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन करते हैं वो परसुएसिव तो होता है मगर कंक्लूसिव नहीं होता है। वो परसुएसिव तो होता है मगर कंक्लूसिव नहीं होता है। क्या मतलब हो गया इसका, कि परवेसिव तो होता है मगर परसुएसिव तो होता है मगर कंक्लूसिव नहीं होता है। कैन एनीवन टेल मी क्या मतलब हो गया इसका, कि ऑडिट एविडेंस परसुएसिव तो होता है मगर कंक्लूसिव नहीं होता है। ये भी सीए इंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड आर परसुएसिव एंड नॉट कंक्लूसिव। क्या मतलब हो गया इस फ्रेज का, परसुएसिव तो होता है मगर कंक्लूसिव नहीं होता। एक होता है, देखो मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा, एज ए जनरल यूजर आप मेरे एविडेंस को मान लोगे, बिलीव कर लोगे, बट वो एविडेंस इतना कॉन्क्रीट भी नहीं है कि मैं उसे कोर्ट में जाके सबमिट कर दूं एज ए लीगल एविडेंस। उसको बोलते हैं परसुएसिव एविडेंस। और एक एविडेंस होता है वो इतना कॉन्क्रीट होता है, वो पूरा वेरीफाइड होता है, 3 से 4 बार जांचा हुआ होता है, 3 से 4 बार परखा हुआ होता है, पूरा लैब टेस्टेड होता है, प्रॉपर वेरीफाइड होता है, जिसको प्रॉपर अपन कोर्ट में जाके सबमिट कर सकते हैं तो प्रूव समवन गिल्टी। उसको बोलते हैं कंक्लूसिव एविडेंसेस। तो एज ए ऑडिटर जो अपन एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं तो उसको क्या उतना डिटेल्ड में उसका छानबीन करते हैं क्या, उतना डिटेल्ड में उसको एनालाइज करते हैं क्या, उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करते हैं क्या, इतना ज्यादा एनालाइज करते हैं क्या, करते हैं एनालाइज, बट इतना ज्यादा एनालाइज करते हैं क्या, उतना इंश्योर करते हैं कि हमारे एविडेंसेस उतना कॉन्क्रीट होना चाहिए कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट हो सके नहीं। तो हमारा जो एविडेंसेस होता है वो क्या होता है, परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। वो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब ये सारे कारणों की वजह से ना हमारे ऑडिट में एक रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है, रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन ऑडिट, देयर इज ए रिस्क इन्वॉल्व इन ऑडिट, है कि नहीं। ऑडिट में एक रिस्क भी इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिस्क। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑडिट रिस्क। तो सवाल ये उठता है सर कि ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। अब सिंपल सी चीज है, देखो कि अगर हम बात करें यार ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क, एज ए ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना, बिल्कुल सही बोला। तो एज ए ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना। तो रिस्क क्या है, ओपिनियन गलत ना हो जाए। रिस्क क्या है, ओपिनियन गलत ना हो जाए। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को देना था मॉडिफाइड ओपिनियन और मैंने दे दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मतलब मैंने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे उसमें मैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, जबकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता था। क्योंकि मेरा ऑडिट तो सैम्पलिंग वगैरह के ऊपर बेस्ड है और भी बहुत तरीके के रिस्क हैं, लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से मैंने कौन सा ओपिनियन दे दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। देना क्या था, मॉडिफाइड ओपिनियन। उसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑडिट रिस्क, उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ऑडिट रिस्क। तो अगर अपन ऑडिट रिस्क की बात करें, ऑडिट रिस्क का मतलब होता है रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग inappropriate
ओपिनियन। क्या मतलब हो गया? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, मतलब मेरे को देना क्या था? मॉडिफाइड, बट मैंने मॉडिफाइड की जगह क्या दे दिया? अनमॉडिफाइड। अच्छा, अगर ऑपोजिट सिचुएशन होता है तो? ऑपोजिट सिचुएशन होता है तो कि मेरे को देना था अनमॉडिफाइड, मैंने दे दिया मॉडिफाइड, यहां पे भी तो ओपिनियन गलत है, तो क्या ये भी ऑडिट रिस्क है? क्या ये भी ऑडिट रिस्क है क्या? द आंसर इज ये हमारा ऑडिट रिस्क नहीं है। द आंसर इज ये हमारा ऑडिट रिस्क नहीं है। इंटर का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यार ये एकदम बेकार सा सिचुएशन है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। तुम सामने वाले को गाली दोगे विदाउट एनी एविडेंस। तुम एक चीज बताओ, तुम किस तरीके से ये बोल दोगे कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बना है? तुम्हारे पास उसका एविडेंस होना चाहिए ना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है ही नहीं तो तुम कैसे बोल दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? और मैनेजमेंट मान लेगा क्या? मैनेजमेंट एग्री कर लेगा क्या? तो प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तुम बोलोगे नहीं नहीं तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, मैनेजमेंट को पता है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो वो मान लेगा क्या? नहीं। तो प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। आप उस चीज का एविडेंस कहां से लाओगे? फॉल्स एविडेंसेस क्रिएट करोगे क्या? तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। वो रिस्क क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। वो रिस्क क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। इसलिए उसको ऑडिट रिस्क नहीं बोलते, ऑडिट रिस्क बस इसी चीज को बोलते हैं, रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन दैट देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन, देना चाहिए था मॉडिफाइड ओपिनियन, बट आपने क्या दे दिया? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो इसे रिस्क को क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क बोलते हैं सिंपल शब्दों में। अब देखना, ऑडिट रिस्क के अंदर ना दो चीजें आती हैं। ऑडिट रिस्क के अंदर ना दो चीजें आती हैं। एक आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या आता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं प्यार से रोम। पूरे सिलेबस में बुलाएंगे रोम। और दूसरा आता है डिटेक्शन रिस्क। किसी को याद आया क्या कुछ सी इंटर का? कि सर सी इंटर में हमने इतने अच्छे से पढ़ाई की थी कि कुछ याद आने का गुंजाइश ही नहीं है। तो ऑडिट रिस्क के अंदर ना दो चीजें होती हैं। एक होता है रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और दूसरा होता है डिटेक्शन रिस्क। किसी को याद है तो बताना ना, क्या होता है रोम? याद है किसी को? हम बोलते हैं ना एज ऑडिटर बार बार कि आइडेंटिफाई रोम। ऑडिट का स्टेप वन ही वही होता है, अंडरस्टैंडिंग लो एंटिटी का, इंटरनल कंट्रोल्स का, और रोम आइडेंटिफाई करो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। और उसके लिए अपन रोम आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे? रैप, रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो आखिर ये रोम होता क्या है? आखिर ये रोम होता क्या है? व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? तो देखो बहुत सिंपल है। अगर हम रोम की बात करें सबसे पहले, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ misstatement existing in the financial statement before we start with our audit. रोम क्या होता है? Possibility of misstatement existing in the financial statement before we start our audit. यानी financial statements given to the auditor, financial statements given to the auditor are materially misstated. रोम का सिंपल मतलब क्या हो गया? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन टू द ऑडिटर आर मैटेरियली मिसस्टेटेड। कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने को मिला है ना वो गलत है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने को मिला है ना वो गलत है, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है। अब एक चीज बताना बॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है, मेरा काम तो है नहीं। यानी ये जो गड़बड़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये किसकी वजह से है? मैनेजमेंट की वजह से है। यानी ये जो गड़बड़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये किसकी वजह से है? मैनेजमेंट की वजह से है। ये जो भी रिस्क वगैरह अराइज होगा, ये किसकी वजह से अराइज होगा? मैनेजमेंट की वजह से अराइज होगा। अच्छा, अब मेरे को एक चीज और बताना, टू एंश्योर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ ना हो, टू एंश्योर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ ना हो, टू एंश्योर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बने, बढ़िया बने, एरर फ्री बने, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए?
बताना मुझे। इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से लगाने चाहिए, बिल्कुल सही बोला कि टू एंश्योर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से बने, टू एंश्योर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ वगैरह ना हो, क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को? इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे स्टैब्लिश करने चाहिए। और इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करना भी किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है। किसने अलार्म लगाया था भाई 7 बजे का, 7:30 बजे का? क्लास तो 7 बजे का, तो अलार्म तो 6 बजे की लगनी चाहिए, या दूर से आ रहे हो तो और पहले से लगना चाहिए? सब लोग यहाँ आसपास से ही आ रहे हैं कि कोई दूर से भी आ रहा है? कहाँ से? थाने? थाने दूर है क्या यार? मैं गोरेगांव से आता हूँ, बताओ। मतलब सबसे दूर से मैं ही आता हूँ। ओके, उल्लासनगर दूर है। तो अब देखना यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन टू द ऑडिटर आर ऑलरेडी मेटेरियली मिसस्टेटेड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज रोंग। और अल्टीमेटली मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए टू इंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ ना हो? इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे लगाने चाहिए। देखना स्टार्टिंग में जो बेस वाला पार्ट है ना, वहां पे मैं स्पीड स्लो रख रहा हूँ, क्योंकि बेस क्लियर होना जरूरी है। एक बार बेस क्लियर हो गया ना, तो कुछ जगह ऐसा होगा जब मैं भगाऊंगा भी और तुमको मेरे साथ भागना भी पड़ेगा, बट एक बार पहले वो बेस क्लियर हो जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब देखना रोम की अगर बात करें, तो रोम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। रोम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। एक है, रोम कैन बी डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक है इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, और दूसरा है कंट्रोल रिस्क। क्या है? इनहेरेंट रिस्क, और दूसरा क्या है? कंट्रोल रिस्क। तो अगर ये दो समझ लेंगे, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, तो इसी को बोलते हैं रोम, इसी को बोलते हैं रोम। कि हमने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गड़बड़ दो कारण से हो सकता है। लॉजिकली सोचो क्या कारण से हो सकता है? या तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ होगा ही होगा। और या तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है मगर इफेक्टिव नहीं है, दम नहीं है इंटरनल कंट्रोल में, तब भी चांसेस है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ होगा। यस और नो? यस। तो एक सिचुएशन तो यह है कि यार इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, और एक सिचुएशन ये है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट तो करता है बट उसमें दम नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो ये दोनों चीज अपने को कंसिडर करनी है, ये दोनों चीजें क्या करनी है अपने को? कंसिडर करनी है, दोनों चीजों का इफेक्ट अपने को कंसिडर करना है, तब जाके रोम निकल के आएगा। रोम कोई एक्चुअल फिगर थोड़ी है, रोम तो एक अंदाजा है ना कि कितना गलती हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज जस्ट ए अंदाजा, दैट इज नॉट द एक्यूरेट फिगर। ठीक है, अब देखना सबसे पहले होता है इनहेरेंट रिस्क, सबसे पहले होता है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या हो गया? इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? वो रहेगा ही, वो रहेगा ही, बिल्कुल सही बात है, वो रिस्क रहेगा ही, उसका तुम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या नाम है आपका? साई। ठीक है, तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या हो गया? जो रिस्क इनएविटेबल है, जो रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा, जो रिस्क हमेशा रहेगा ही रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी देयर, दैट रिस्क इज इनएविटेबल। आप रास्ता क्रॉस करते हो, रोड क्रॉस करते हो यार, एक्सीडेंट हो सकता है, दैट रिस्क इज समथिंग जो रहेगा ही रहेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, मतलब वो रहेगा ही रहेगा। वो नेचर ही ऐसा है उस चीज का कि यार रास्ता क्रॉस कर रहे हो तो मतलब यार वो एक्सीडेंट हो ही सकता है, आप कितना भी ध्यान दे लो, बट वो चीज तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क। अब इनहेरेंट रिस्क मतलब, इनहेरेंट रिस्क हम जब कैलकुलेट करेंगे ना, या जब इनहेरेंट रिस्क का अंदाजा लगाएंगे ना, वो नेचर ऑफ आइटम के हिसाब से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नेचर ऑफ आइटम के हिसाब से लगाएंगे, कि नेचर ऑफ आइटम के हिसाब से इनहेरेंट रिस्क क्या है, बिकॉज इनहेरेंट रिस्क हमेशा नेचर ऑफ आइटम के हिसाब से रहेगा। इनहेरेंट रिस्क क्या रहेगा? हमेशा नेचर ऑफ आइटम के हिसाब से रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और इनहेरेंट रिस्क पढ़ते वक्त ना अपन एक चीज अज्यूम करेंगे, याद रखना, इनहेरेंट रिस्क का कॉन्सेप्ट समझते वक्त अपन एक चीज अज्यूम करेंगे, दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। आप बोलोगे सर कंट्रोल्स तो होएगा ना, अरे कंट्रोल्स होएगा, बट कंट्रोल्स को एक बार के लिए भूल जाओ। तुम किसी भी चीज को, तुम किसी भी अकाउंट बैलेंस के बारे में सोच रहे हो, या तुम किसी भी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में सोच रहे हो, तुम ये सोचो खाली कि एक बार कंट्रोल वगैरह को छोड़ दो,
बट तुम खाली उस अकाउंट बैलेंस को कंसिडर करके देखो या उस पार्टिकुलरली क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करके देखो कि यार इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो पैन दिख रहा है तुमको, ये सपोज इन्वेंट्री है। ये क्या है? इन्वेंट्री है। एप्पल के लिए तो इन्वेंट्री हो गया ना। अब सोच के देखो कि यार ये जो इन्वेंट्री है इसमें क्या क्या रिस्क है। ये जो पेन दिख रहा है तुमको, इसमें क्या क्या रिस्क है। कंट्रोल्स वगैरह भूल जाओ, तुम सोचो क्या क्या रिस्क है। चलते चलते बंद हो सकता है, इफेक्ट आ सकता है, चलना बंद हो सकता है। और सोचो क्या रिस्क है। चोरी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई, छोटी सी चीज है, पता चलो कोई पॉकेट में डाला ले गया। और सोचो क्या रिस्क है। टूट सकता है भाई, इतनी डेलिकेट सी चीज है। नीचे गिरा टूट गया, नीचे गिरा टूट गया। पिछली बार यही जो फेस टू फेस बैच हुआ था, 2 पेन शहीद हो गए। ऊपर पॉडियम वाला हाइट से नीचे गिरा, टूट गया। 2 पेन में 22,000 का चूना लग गया। उसके बाद मैंने बोला भाई बहुत ध्यान से, इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व है, गिर सकता है, टूट सकता है, टेक्नोलॉजी आउटडेट हो सकती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तुम बोलोगे क्या बात करते हो सर, कैसे आउटडेट होगा? सोचो यार पहले कौन से आदम जमाने का फोन यूज करते थे तुम, फिर टेक्नोलॉजी आउटडेट हो गया। पहले वो मूवीज वगैरह देखने के लिए ना वो वीसीआर आता था। तुम एकदम बचपन में छोटे थे, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, तो शायद उस वक्त तुमने देखा होगा वीसीआर आता था मूवीज वगैरह देखने के लिए। एक बड़ा सा ब्लैक कलर का डिस्क करके होता था, लंबा सा मोटा करके। उसके बाद फिर वो सीडी से रिप्लेस हो गया, फिर सीडी के बाद पेन ड्राइव से रिप्लेस हो गया। ठीक है, और अब तो पेन ड्राइव भी कम ही चलता है। लेकिन तुम सोच के देखो उस टाइम जो वो वीसीआर का बिजनेस कर रहे होंगे, जो करोड़ों का स्टॉक लेके बैठे होंगे वीसीआर का, जैसे सीडी वाली टेक्नोलॉजी आई, वो वीसीआर उनका जो स्टॉक है वो तो ऑब्सोलीट हो गया रहेगा। उसके बाद जैसे ही वो जो सीडी प्लेयर्स जो बना रहे थे, उसके बाद जैसे ही वो पेन ड्राइव वाली टेक्नोलॉजी आई, जिसके पास करोड़ों का स्टॉक है सीडी वगैरह का, वो तो ऑब्सोलीट हो गया रहेगा। सोचो पहले नोकिया मार्केट का किंग हुआ करता था, जब तुम छोटे थे ना, नोकिया मार्केट का किंग हुआ करता था। नोकिया वाज द रूलर्स इन केस ऑफ मोबाइल फोन। नोकिया ने खाली एंड्रॉइड को अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। वहां सैमसंग आया जिसने क्या किया, वो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी वगैरह एंड्रॉइड में अपने आप को अपग्रेड करके वो सामने आया। नोकिया ने उस चीज में अपग्रेड नहीं करा। तुम सोचो एकदम नोकिया का तो मतलब एनी टाइम करोड़ों का स्टॉक रहता ही था। और सोचो एकदम नोकिया का सिचुएशन इतना खराब हो गया कि मोबाइल वगैरह बिकना बंद हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। क्यों? टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। वो कौन सा रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क। All these are the inherent risk that going by the nature of item, such risk is always and always going to be there in every account balance class of transaction disclosure. है कि नहीं? और अपन ने यहाँ पे कंट्रोल्स की बातें नहीं कर रहे। अब तुम बोलोगे अरे सर कुछ इंश्योरेंस होगा, ये होगा, वो होगा। अरे वो तो कंट्रोल्स है। बोलोगे अरे सर ये गिरेगा तो टूट जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल फोन है, अब फोन का रिस्क है, गिरेगा तो टूट सकता है। लेकिन मैंने फोन के अंदर वो लैमिनेशन वगैरह प्रॉपर्ली करा रखा है कि 3-4 बार गिरा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो तो कंट्रोल है। अपने को कंट्रोल के बारे में भी नहीं सोचना इनहेरेंट रिस्क कैलकुलेट करते वक्त। इनहेरेंट रिस्क कैलकुलेट करते वक्त अपने को खाली ये सोचना है कि कंट्रोल को भूल जाओ एक बार। कंट्रोल को भूल के क्या क्या रिस्क है, मतलब कितना रिस्क है कि क्या क्या गलतियां हो सकती है, तो तुमको एक ओवरऑल रिस्क समझ में आएगा कि क्या क्या रिस्क है। तो पहले तुम ब्रॉडली बिना कंट्रोल को कंसिडर किए सोचोगे कि यार यही रिस्क है, गोइंग बाय द नेचर ऑफ आइटम यही रिस्क है, तो उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। इसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट रिस्क। दैट इज कॉल्ड एज इनहेरेंट रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या हो गया सिंपल शब्दों में? दैट सस्पेक्टेबिलिटी of material misstatement, because we are concerned with material misstatements only, existing in, याद रखना हम लोग ऑडिट में कहीं भी बैलेंस शीट, पी एंड एल, ये सब वर्ड यूज नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता। क्या यूज करेंगे? अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर्स। assuming that, या assuming that, या आप बोल सकते हो considering that will be the most appropriate.
considering that there is no internal control system. Considering that there is no internal control system. So that is what we call as inherent risk. That is what we call as inherent risk. ठीक है, तो ये क्या हो गया इनहेरेंट रिस्क। जैसे एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि नॉर्मली इनहेरेंट रिस्क वगैरह कहाँ ज्यादा रहेगा, इन्वेंट्री वगैरह के केस में। तो नॉर्मली इन्वेंट्री वगैरह के केस में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा इनहेरेंट रिस्क। या फिर तो इनहेरेंट रिस्क में क्या एग्जांपल हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बातें की कि जो इन्वेंट्री है वो क्या हो सकता है, ऑब्सलीट हो सकता है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइट। या फिर इसका थेफ्ट हो सकता है, या फिर मान लो सपोज न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल या न्यू इंड एएस इज एप्लीकेबल। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल या न्यू इंड एएस इज एप्लीकेबल। तो अगर कोई न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होएगा या कोई न्यू इंड एएस एप्लीकेबल होएगा तो हमेशा ही वहां पे एक इनहेरेंट रिस्क रहेगा कि हो सकता है उसके इंटरप्रिटेशन वगैरह में मैनेजमेंट गड़बड़ कर दे, और हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रकार से ना बने। तो क्या हो गया वो इनहेरेंट रिस्क। उसके बाद कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या हो गया पता है, अब यहां पे अपन बोलेंगे बॉस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी आप कंसिडर कर लो। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी कंसिडर कर लो कि यार मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में तो इंप्लीमेंट करेगा ना, बट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करने से क्या सब चीजें सही हो जाएंगी क्या? क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जैसे ही मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेगा सारा रिस्क एलिमिनेट हो जाएगा क्या? क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम 100% रिस्क एलिमिनेट कर देगा क्या, बताना? नहीं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट होने के बाद भी रिस्क तो रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर चोरी हो सकती है, लेकिन यार कंट्रोल्स भी तो लगाया ना यार, सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी तो है यहाँ पे, तो कंट्रोल्स भी लगाया है ना। अब ये जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह है इससे चोरी होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, बट चोरी तो फिर भी हो सकती है। तो द रिस्क दैट इवन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम will not be able to prevent, detect or correct material misstatements is called as the control risk. The risk that even the internal control system will not be able to prevent, detect and correct material misstatement on a timely basis is called as the control risk. Obvious सी चीज है कि जितना कंट्रोल्स अच्छा होएगा ना उतना कंट्रोल रिस्क कम होएगा, जितना कंट्रोल्स अच्छा होएगा उतना कंट्रोल रिस्क क्या होएगा, कम होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम 70% इफेक्टिव है तो कंट्रोल रिस्क कितना होएगा? अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम 70% इफेक्टिव है तो कंट्रोल रिस्क कितना होगा, 30%। तो पार्टिकुलरली कंट्रोल्स है बट फिर भी जरूरी तो नहीं है वो सारा कुछ डिटेक्ट कर पाए। सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है बट फिर भी तुम जाते हो डी मार्ट वगैरह में, फिर भी वहां चिप्स वगैरह उठा के खा लेते हो, फिर भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके पी लेते हो, फिर भी सामान उठा के बाहर लेके आ जाते हो। किसने किया है क्या सब? तो वो क्या है, कंट्रोल रिस्क है। वो क्या है, कंट्रोल रिस्क है। तो कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, दैट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम existing in the organization is not able to prevent, detect or correct
मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑन टाइमली बेसिस। मतलब कंट्रोल्स तो है बट उतना इफेक्टिव नहीं है। कंट्रोल्स तो है बट उतना इफेक्टिव नहीं है। देयर इज अ रिस्क दैट बॉस कंट्रोल्स होंगे बट हो सकता है कि कंट्रोल्स इतना इफेक्टिव ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कंपनी ने ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ है। कौन सा सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है। आई थिंक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब हर कोई समझता है। लेकिन अब कंट्रोल सिस्टम तो है, बट ऐसा हो सकता है ना कि यार सारे एम्प्लॉयज आपस में कॉल्यूट कर जाए। सारे एम्प्लॉयज क्या कर ले आपस में? कॉल्यूट कर जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉल्यूजन। तो अगर कॉल्यूजन होएगा तो कंट्रोल फेल हो जाएगा कि नहीं? कंट्रोल होने के बाद भी कंट्रोल फेल हो जाएगा। वो क्या हो गया? कंट्रोल रिस्क। वो क्या हो गया? कंट्रोल रिस्क। आप डीमार्ट वगैरह में जाते हो, किसी स्टोर वगैरह में जाते हो, मॉल वगैरह में जाते हो, आपने आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए हैं। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर्स का लगा होना मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है टू एंश्योर कि भाई आग वगैरह ना लगे, या लगे तो जल्दी बुझ जाए। अब ऐसा हो सकता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा हुआ तो है बट उसको रिफिल नहीं किया जा रहा, या लोगों को उसको यूज करना नहीं आता। वो क्या है? कंट्रोल रिस्क। वो क्या है? कंट्रोल रिस्क। क्लियर है? तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द कंट्रोल रिस्क। अब एक चीज बताना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसके हाथों में है? मैनेजमेंट के हाथों में है। तो ये दोनों कंट्रोल्स ना इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है, दोनों रिस्क इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो इनहेरेंट रिस्क है या जो कंट्रोल रिस्क है, इसको पार्टिकुलरली ना जो ऑडिटर है वो किसी भी तरीके से इंफ्लुएंस नहीं कर सकता है। क्या ऑडिटर इनहेरेंट रिस्क को इन्फ्लुएंस कर पाएगा? क्या ऑडिटर कंट्रोल रिस्क को इन्फ्लुएंस कर पाएगा? नहीं। ऑडिटर सिर्फ इनका अनुमान लगा पाएगा। क्या लगा पाएगा? सिर्फ इनका अनुमान लगा पाएगा। तो दोनों रिस्क के अंदर कॉमन क्या है? ऑडिटर कैन नॉट इन्फ्लुएंस सच रिस्क। ही कैन ओनली assess सच रिस्क। तो ऑडिटर क्या नहीं कर सकता सर? रिस्क को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है? खाली रिस्क को एसेस कर सकता है। खाली इस रिस्क का क्या कर सकता है? अनुमान लगा सकता है। अब देखो, तो ऑडिटर कैन नॉट इन्फ्लुएंस सच रिस्क, ही कैन ओनली एसेस सच रिस्क। ठीक है? अब देखना यहां पे, अब अपने को क्या निकालना था सबसे पहले? रोम। क्या निकालना था? रोम। हमने इनहेरेंट रिस्क निकाल लिया, एक इनहेरेंट रिस्क का अंदाजा लगा लिया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कंट्रोल रिस्क से। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रोल रिस्क से क्या निकल जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो इनहेरेंट रिस्क का 40%, मतलब एक इनहेरेंट रिस्क क्या हो गया? 40%। एक बिजनेस रिस्क क्या हो गया? 40%। एक नॉर्मल रिस्क जो रहेगा, मान लो यार तुम आज धंधा कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटर आएगा, तुम्हारा बिजनेस का बैंड बच सकता है, वो भी एक इनहेरेंट रिस्क है। तो इस तरीके से बहुत सारे रिस्क होते हैं जो कंसिडर करना पड़ता है। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है, इनहेरेंट रिस्क है। न्यू टेक्नोलॉजी ला के अपडेट हो सकती है, आउटडेट हो सकती है, इनहेरेंट रिस्क है। अब कंट्रोल रिस्क क्या कंसिडर करोगे तुम? कंट्रोल्स लगाने के बाद क्या रिस्क बचता है? तो लॉजिकली सोचो ये इनहेरेंट रिस्क से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, बिकॉज कंट्रोल्स की वजह से रिस्क तो कम होएगा ना। कंट्रोल्स की वजह से रिस्क तो क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा। तो कंट्रोल रिस्क मतलब मान लो 25% है। कंट्रोल रिस्क मान लो 25% है। तो रोम कितना हो गया? 10%। रोम कितना हो गया? 10%। तो एक क्या पॉसिबिलिटी बन गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हो सकता है? 10%। एक 10% का पॉसिबिलिटी बन गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हो सकता है। लेकिन ये तो रोम है, ये इस बात का पॉसिबिलिटी बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड हो सकता है। अब अपने को जानना है ऑडिट रिस्क।
कि व्हाट इज द रिस्क दैट ये 10% जो मिस स्टेटमेंट है मैं इसे डिटेक्ट ना कर पाऊं और मैं गलत ओपिनियन दे दूं, तो उसके लिए अपने को रोम के साथ जोड़ना पड़ेगा डिटेक्शन रिस्क। क्या जोड़ना पड़ेगा? डिटेक्शन रिस्क। तो अगला कॉन्सेप्ट आता है डिटेक्शन रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होगा? अब लॉजिकली सोचना, अब अपने हीरो की एंट्री हो रही है मूवी में, अपने हीरो की एंट्री हो रही है, मतलब हीरो कौन? ऑडिटर। अब भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड है, वो तो एक पहले हमने रोम का असेसमेंट कर लिया, पहले हमने रोम का असेसमेंट कर लिया। ऑडिटर क्या कर रहा है? रोम का असेसमेंट कर रहा है कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हो सकती है। अब ऑडिटर भी तो अपनी तरफ से कोशिश करेगा ना कि वो क्या कर सके, उन मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके। अब उन मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा? मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। फैब के अंदर भी क्या परफॉर्म करेगा? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आ गया। अब क्या ये इस बात का गारंटी है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद आप सारे मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट कर ही लोगे? ऐसा हो सकता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी आप डिटेक्ट ना कर पाओ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। फॉर एग्जांपल माइट बी सैंपलिंग, आपने गलत सैंपल चूज कर लिया, या फॉर एग्जांपल आपने गलत ऑडिट टेक्निक लगा दी, या फॉर एग्जांपल माइट बी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा कंसील करके कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसमें कुछ गोलमाल किया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। अब उस चीज को बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। द रिस्क दैट इवन द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर, the risk that even the substantive procedures performed by the auditor is not able to detect material misstatement, that is called as the detection risk. तो डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या हो गया? रिस्क दैट द सब्सटेंटिव procedures performed by the auditor is not able to detect material misstatement on timely basis. Risk that the substantive procedures performed by the auditor is not able to detect the material misstatement on timely basis. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन रिस्क। इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन रिस्क। Risk that the substantive procedures performed by the auditor is not able to detect material misstatement on timely basis. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डिटेक्शन रिस्क। Reasons might be sample size is wrong, might be the sample you have chosen is not wrong, might be you have not performed correct audit procedures, you have performed wrong audit procedures, आपने गलत ऑडिट टेक्निक लगाई है। तो ये सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, ये सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बट एंड रिजल्ट ये है कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो? मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए 40% प्रोबेबिलिटी दैट you might not be able to detect the material mistake. There is a 40% probability that you might not be able to detect the material misstatement. तो ये क्या हो गया? डिटेक्शन रिस्क। ये क्या हो गया? डिटेक्शन रिस्क। दिस इज कॉल्ड एज द डिटेक्शन रिस्क। अब लॉजिकली आप सोचो रोम क्या था? 10%। दैट वाज द पॉसिबिलिटी दैट उतना मिसस्टेटमेंट हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो डिटेक्शन रिस्क, अब आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो डिटेक्शन रिस्क, दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऑडिटर भी डिटेक्ट ना कर पाए, कि उतना मिसस्टेटमेंट है मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी कि ऑडिटर भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो क्या आ जाएगा? 4%। 10% इंटू 40%। अब वो फर्स्ट 4% क्या बन जाएगा? ऑडिट रिस्क।
मतलब वो एक 4% प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो जाएगा कि आप ओपिनियन गलत दे रहे हो। वो एक 4% प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो जाएगा कि आप ओपिनियन क्या दे रहे हो, गलत दे रहे हो। तो यहां पे ऑडिट रिस्क क्या होएगा, रोम मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क, मतलब 10% मल्टीप्लाइड बाय 40%, कितना निकल जाएगा, 4%। तो ये क्या बन गया अपना ऑडिट रिस्क, ये क्या बन गया अपना ऑडिट रिस्क। अब मुझे एक चीज बताना, सुनो, अब मुझे एक चीज बताना, क्या एज ए ऑडिटर आप इनहेरेंट रिस्क को और कंट्रोल रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। बट क्या आप एज ए ऑडिटर अपने डिटेक्शन रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकते हो क्या, अपनी चेकिंग इंक्रीज कर दो, चेकिंग को और बेटर कर दो, सैंपल सिलेक्शन को इंप्रूव कर दो, तो आपका डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब आप इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क का तो कुछ नहीं कर सकते, मगर डेफिनेटली डिटेक्शन रिस्क हमारे हाथ में है। क्या हम डिटेक्शन रिस्क को जीरो कर सकते हैं, जीरो कभी नहीं कर पाओगे भाई। 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक कर लोगे ना, तब भी जीरो नहीं कर पाओगे, बिकॉज 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमने चेक भी कर लिया, तब भी पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ है तुमको, मैनिपुलेटेड है। तो 100% भी चेकिंग कर लोगे तब भी जीरो नहीं कर पाओगे, तो जीरो तो कभी कर ही नहीं पाओगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। यू आर नॉट ए सुपरमैन, यू आर ए ऑडिटर, ठीक है। तो जीरो तो कभी कर ही नहीं सकते, बट यस यू कैन रिड्यूस इट टू एक्सेप्टेबल लेवल, यू कैन रिड्यूस इट टू ए एक्सेप्टेबल लेवल। अब एक चीज बताना मुझे, मान लो तुमने देखा कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को अलग अलग कंसिडर नहीं किया जाता, इसका हमेशा कंबाइंड असेसमेंट लिया जाता है। कभी भी हम इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को अलग अलग कंसिडर नहीं करते, इसका हमेशा क्या करते हैं, कंबाइंड असेसमेंट देखते हैं। तो मान लो हमने जो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का जो कंबाइंड असेसमेंट किया, जो हमने इनहेरेंट रिस्क का और कंट्रोल रिस्क का क्या किया, कंबाइंड असेसमेंट किया। और प्रैक्टिकल लाइफ में ना आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बड़ी बड़ी फर्में वो सॉफ्टवेयर्स वगैरह परचेज करके चलती है, उसमें सारा डाटा पंच कर दिया जाता है, जो भी डाटा वगैरह का डिमांड होता है, और वो सॉफ्टवेयर्स कैलकुलेट करके दे देता है, ठीक है। अब कंबाइंड असेसमेंट आपने ये देखा कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का क्या है, ज्यादा है, दैट द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इज मोर। अब आप एक चीज बताना, आप क्या करोगे, ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करोगे कि कम करोगे, ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करोगे। तो अगर आप ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करोगे, सब्सटेंटिव रिस्क, डिटेक्शन रिस्क कम होगा कि ज्यादा होगा, डिटेक्शन रिस्क कम होगा। आप एटलीस्ट ये कोशिश करोगे ना कि अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो एटलीस्ट यू विल ट्राई टू परफॉर्म मोर ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिड्यूस डिटेक्शन रिस्क एट द एक्सेप्टेबल लेवल। So you will perform more audit procedures to reduce detection risk at the acceptable level. ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। अगर इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, डिटेक्शन रिस्क कम होगा। मतलब इनके बीच रिश्ता कौन सा बना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनके बीच रिश्ता कौन सा बना,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखना रिस्क के अंदर ही एक छोटा सा चीज और, हम जब रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं ना, व्हेन वी आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क, व्हेन वी आइडेंटिफाई एंड असेस द रोम, एज ऑडिटर हम हमेशा क्या बोलते हैं, विल आइडेंटिफाई एंड असेस द रोम, विल आइडेंटिफाई एंड असेस द रोम at the financial statement level and assertion level, will identify and assess the ROM at the financial statement level and assertion level। तो हम जब रोम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो हमारा जो मेन फोकस एरिया होता है वो सिग्निफिकेंट रिस्क की तरफ होता है। देयर आर फ्यू रिस्क विच आर रिगार्डेड एज सिग्निफिकेंट। तो आपका जो प्रायोरिटी होता है ना वो ये होता है, हर रिस्क को आप सेम प्रायोरिटी नहीं देते, कुछ रिस्क आपके लिए हाई प्रायोरिटी में होता है और कुछ रिस्क आपके लिए थोड़ा लो प्रायोरिटी में होता है। ठीक है ना, तो आप जब ऑडिट करोगे, आप जब रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, तो आप रिस्क को हमेशा दो कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, ये सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है। अगर मामला सिग्निफिकेंट रिस्क का है तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि सिग्निफिकेंट रिस्क के केस में ज्यादा ऑडिट करना है, ज्यादा डिटेल में चेकिंग करनी है, ज्यादा सैंपल वगैरह यूज करना है, हो सके तो 100% चेकिंग करनी है। बट अगर रिस्क सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा तो यू विल रिड्यूस योर ऑडिट प्रोसीजर्स इन अकॉर्डेंस। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, जब भी ऑडिट करोगे, आप जब भी रिस्क आइडेंटिफाई करोगे, तो आप कौन से रिस्क को आइडेंटिफाई करके चलोगे, सिग्निफिकेंट रिस्क। कौन से रिस्क को आइडेंटिफाई करके चलोगे, सिग्निफिकेंट रिस्क। तो अब कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट होता है, कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट होता है मेनली, आप मुझे बताना। हाँ, कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट है, मैं आपके सामने सिचुएशंस दे रहा हूं, आप मुझे बताना। देखना, मिस स्टेटमेंट्स दो कारणों से हो सकता है, या तो एरर की वजह से हो सकता है या फ्रॉड की वजह से हो सकता है, या तो एरर की वजह से हो सकता है या फ्रॉड की वजह से हो सकता है। एक सेकेंड, स्क्रीन हैंग हो गया है। तो मिस स्टेटमेंट्स ना एरर्स की वजह से हो सकता है या फ्रॉड्स की वजह से हो सकता है। आप बताना सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सा है। किसने बोला एरर्स? फ्रॉड। ठीक है, तो ऑब्वियस है बात है कि किसकी वजह से हो सकता है, फ्रॉड की वजह से अगर हो रहा है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। एरर मतलब क्या हो गया, गलती अनजाने में हो गई, और फ्रॉड मतलब क्या हो गया, आपने गलती जानबूझ के की है। तो कौन सा सिग्निफिकेंट रिस्क है, फ्रॉड वाला। दूसरा, कंपनी जो ट्रांजैक्शन सेंटर करती है वो अपने रिलेटेड पार्टी के साथ भी करती है और नॉन रिलेटेड पार्टीज के साथ भी करती है। तो आप बताना कौन से जो रिस्क है वो ज्यादा, कौन सा ट्रांजैक्शन में ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क है, आरपीटी। यानी जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी अपने रिलेटेड पार्टीज के साथ करती है वहां रिस्क क्या है, ज्यादा सिग्निफिकेंट है। दोज आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क, हाई फोकस एरियाज। दोज आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क, हाई फोकस एरियाज। एकदम लॉजिकल सी चीज है। अब देखना तीसरा, ट्रांजैक्शंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एक होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और एक होता है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। एक होता है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया, डे टू डे रूटीन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो डे टू डे रूटीन के ट्रांजैक्शन मेरे क्या होंगे,
कि मैं बुक्स परचेज करूंगा, मैं पेन ड्राइव परचेज करूंगा, मैं स्टेशनरी वगैरह परचेज करूंगा, ऑल दोज थिंग्स, मैं प्रेमाइसेस का रेंट दूंगा। तो वो क्या हो गया? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। वो क्या हो गया? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ट्रांजैक्शन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मान लो मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैंने 1 करोड़ का सीमेंट परचेज किया। 1 करोड़ का क्या परचेज किया है? सीमेंट परचेज किया है। तो प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ऑब्वियसली आपको जाके डिटेल में चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि मैं अपना कोई नया बिल्डिंग वगैरह बना रहा हूं उसके लिए सीमेंट परचेज किया है, बट प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या किया है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ ट्रांजेक्शन एंटर किया है कि यार उसका मेरे को क्या काम, उसका मेरे को क्या काम, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो गया? मतलब डे टू डे रूटीन के जो ट्रांजेक्शन नहीं है, समथिंग आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बताना सिग्निफिकेंट रिस्क का है आउटसाइड। या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होते हैं, जहां भी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल मर्जर्स एक्विजिशन वगैरह कुछ हुआ है, तो मर्जर्स एक्विजिशन वगैरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, दे आर रिगार्डेड एज कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। वहां रिस्क हमेशा ज्यादा होता है, बिकॉज जहां कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है ना, वहां मैनिपुलेशन करना आसान है। जहां कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है वहां मैनिपुलेशन करना आसान है। तो पार्टिकुलरली दोज आर द सिग्निफिकेंट एरियाज, दोज आर द सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज। और देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना बेटा 2 तरीके के फिगर होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना 2 प्रकार के फिगर्स होते हैं, लॉजिकली सोचना। एक होता है जो बेस्ड होता है ऑन एक्चुअल्स, और एक होता है जो बेस्ड होता है ऑन एस्टिमेट्स। सेल्स परचेज एक्चुअल्स में बेस्ड है, लेकिन जो प्रोविजंस वगैरह बनाया जाता है वो किस में बेस्ड है? एस्टिमेट्स में बेस्ड है। अब जहां एस्टिमेट्स में बेस्ड है वहां एक सर्टेन प्रकार का मेजरमेंट चाहिए, एंड कैन आई से कि यहां पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, यहां पे अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। तो बताना मेरे को सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सा है? एस्टिमेट्स। समझ रहे हो? तो ये कौन से ट्रांजेक्शन हैं, ये कौन से एरियाज हैं सिग्निफिकेंट रिस्क वाले? पूरे ऑडिट में ये चीजें कॉमन है, पूरे ऑडिट में ये चीजें कॉमन है। अब साथ साथ में रेफरेंस के लिए खाली ऐड कर रहा हूं, अगर हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट्स फ्रॉड की वजह से है, तो वहां पे ना ऐसे 240 का रेफरेंस आता है जो हमारा फ्रॉड को लेकर एक स्टैंडर्ड है। अगर हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, तो यहां ऐसे 550 का एक रेफरेंस आता है जो हमारे रिलेटेड पार्टीज को लेकर स्टैंडर्ड है। अगर हम बोलते हैं कि एस्टिमेट्स या मेजरमेंट, तो यहां ऐसे 540 का रेफरेंस आता है। तो ये कुछ ऐसे सिनारियोज हैं जिसको हमेशा क्या माना जाता है? सिग्निफिकेंट रिस्क माना जाता है। ये कुछ ऐसे सिनारियोज हैं जिसको हमेशा क्या माना जाता है? सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज माने जाते हैं, सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज माने जाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट और ऐड कर देता हूं, मान लो सपोज न्यू एएस इज एप्लीकेबल या न्यू इंड एएस इज एप्लीकेबल। अगर ऐसा कुछ है कि मतलब कुछ नया अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट वगैरह एप्लीकेबल है, कुछ न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट इज एप्लीकेबल, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क का एरिया होता है। बिकॉज जब भी नया अकाउंटिंग जब भी नया कोई अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन वगैरह आता है, तो उसको इंटरप्रेट करने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व होता है। उसमें हो सकता है कि हमेशा हम इंटरप्रेट गलत करते हैं या अपने फायदे के लिए इंटरप्रेट कर रहे हैं जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आता। तो वहां भी क्या होता है? हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो ये हमेशा पूरे ऑडिट में याद रख लेना कि ये तुम्हारे हाई फ्लैग एरियाज है, रेड फ्लैग एरियाज है, कि दिस आर द एरियाज विच वेयर सिग्निफिकेंट रिस्क इज इन्वॉल्व। कि अगर तुमको ऐसा कोई रिस्क दिखाई देगा तो तुम्हारा प्रोफेशनल स्कैप्टिसिज्म बोलना चाहिए कि अरे भाई ये तो सिग्निफिकेंट रिस्क वाला एरिया, इसमें थोड़ा ध्यान देके चलो। तो ये क्या हो गया? एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो ये सारे ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपन ने पार्टिकुलरली ऑडिट में डिस्कस किया है, जो अपने को बेसिक चाहिए, ऑल द बेसिक्स दैट वी नीड टू प्रोसीड फर्दर। इतना क्लियर है तो मतलब वी आर रेडी कि यस नाउ वी कैन स्टार्ट विद आवर रियल ऑडिट पार्ट। ये सारा भी डिस्कशन ऑब्वियसली आएगा दोबारा, बट ये सारा अपने को बेस चाहिए था।
अब देखना, अपना जो सिलेबस भी डिवाइडेड है ना, आप देखोगे वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक एसेज, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, और दूसरा नॉन एसेज। और आप समझ लो वेटेज भी लगभग 50-50 है कि एसेज का वेटेज भी 50% रहेगा और जो नॉन एसेज वाला एरिया रहेगा उसका भी वेटेज क्या रहेगा, 50% रहेगा। तो अपना जो सिलेबस है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक एसेज एक नॉन एसेज, एक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एक नॉन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, नॉन एसेज। नॉन एसेज के अंदर अपना आधा डिस्कशन है, अपना जो आधा क्लासेस है वो तो एसेज में ही जाना है। अब नॉन एसेज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आप करने वाले हो वो आता है प्रोफेशनल एथिक्स। सब्जेक्ट का नाम ही क्या था, एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। So this particular chapter is going to have a weightage of 16 to 18 marks. Professional ethics. और उसके अलावा फिर छोटे छोटे मिसलिनियस चैप्टर्स बहुत सारे हैं जिनका कंबाइंड वेटेज जो है 30-35 नंबर का जाता है। जैसे कि अपना बैंक ऑडिट्स हो गया, एनबीएफसी ऑडिट्स हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का ऑडिट कैसे करोगे, बैंक्स का ऑडिट कैसे करोगे, पीएसयूज का ऑडिट कैसे करोगे, राइट। तो बैंकों का ऑडिट कैसे करोगे, एनबीएफसी ऑडिट कैसे करोगे, पीएसयूज का ऑडिट कैसे करोगे। आजकल नए नए इमर्जिंग एरियाज आ रहे हैं, आजकल नए नए इमर्जिंग एरियाज आ रहे हैं, तो उनका ऑडिट कैसे करोगे, डिजिटली ऑडिट कैसे करोगे, बिकॉज आजकल आईटी का जमाना है, आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो डिजिटल ऑडिट्स कैसे करोगे। फिर इन्वेस्टिगेशन, एज ए सी अपन इन्वेस्टिगेशन के भी काम लेते हैं, एज ए सी अपन ड्यू डिलिजेंस के भी काम लेते हैं, जो कि ऑडिट नहीं होते बट इनका भी काम अपने को मिलता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन्वेस्टिगेशन का भी काम मिलता है, ड्यू डिलिजेंस का भी काम मिलता है, या फिर एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इनका भी काम अपने को मिलता है। फिर ग्रुप ऑडिट्स, तो ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आप किस में देखने वाले हो, नॉन एसेज में देखने वाले हो। ऑडिट रिपोर्ट्स के सर्टेन एरियाज हैं, ऑडिट रिपोर्ट के सर्टेन एरियाज हैं जो नॉन एसेज में आते हैं, और ऑडिट रिपोर्ट के सर्टेन एरियाज हैं जो ऐसे वाले पार्ट में भी जाते हैं, उसका दोनों तरफ ही बाइफर्केशन रहने वाला है। तो नॉर्मली दिस इज गोइंग टू बी आवर सिलेबस का पोर्शन। अब देखना, आप मॉड्यूल के हिसाब से अगर देखोगे ना तो मॉड्यूल में आपको चैप्टर्स और भी दिखेंगे, क्योंकि मॉड्यूल में क्या किया हुआ है, मॉड्यूल में व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने सारे एसेज एक साथ नहीं दिए, मॉड्यूल में उन्होंने चैप्टर बाय चैप्टर कुछ कुछ एसेज करके बांट रखा है अलग अलग चैप्टर्स में, कि मान लो जनरल प्रिंसिपल्स का चैप्टर बना दिया, उसमें कुछ एसेज डाल दिए, एक ऑडिट प्लानिंग का चैप्टर बना दिया, उसमें कुछ एसेज डाल दिए। यहाँ पे अपने दो चैप्टर्स और हैं, ऑडिट प्लानिंग है, रिस्क असेसमेंट है, एक ऑडिट प्लानिंग का अलग से चैप्टर है, एक रिस्क असेसमेंट का अलग से चैप्टर है। तो मॉड्यूल में क्या किया, व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने अलग अलग टॉपिक वाइज एसेस को क्या कर रखा है, बांट रखा है। बट व्हाट वी हैव डन इज मैंने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का ना आपके अलग से आपके लिए चैप्टर बना के दिया है, जिसमें सारे एसेस कवर्ड है, ऑल द एसेस आर कवर्ड, ठीक है, और बाकी सारे चैप्टर्स हो गए नॉन एसेस वाले। तो वी हैव डन दैट सेग्रीगेशन। तो बुक्स बिल्कुल मॉड्यूल के हिसाब से है, बुक्स बिल्कुल मॉड्यूल के हिसाब से है, मॉड्यूल का सारा कंटेंट कवर्ड है, 95% कंटेंट कवर्ड है, 100% तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज एक एक लाइन ही अगर कवर्ड होगा तो फिर तो वो मॉड्यूल और इसमें डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, बट 95% कवर्ड है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू गेट 70+। लैंग्वेज वगैरह में भी कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, एवरीथिंग इज कवर्ड, बट कहीं कहीं सेग्रीगेशन थोड़ा डिफरेंट है टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की, इसके अंदर भी आपको पता है कि जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो 70% डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 30% क्या रहेगा, एमसीक्यूज रहेगा, ठीक है। और एमसीक्यूज के पीछे अपने को अलग से भागना नहीं होता, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हो तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर करोगे तो उस प्रोसेस में आपका अपने आप एमसीक्यूज हो जाएगा,
तो ओनली ऑब्जेक्टिव इसके अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं और अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर करके रिवाइज कर लिया तो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपके अच्छे से एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को कट ऑफ करके, कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज करके आप हजारों एमसीक्यूज भी कर लो, कोई सेंस नहीं बनेगा। बिकॉज हजारों एमसीक्यूज करने के बाद भी आप श्योर नहीं रहोगे कि एग्जाम में वहां से एमसीक्यू आएगा कि नहीं आएगा। 90% नहीं आएगा, अलग ही आएगा। अब देखना स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो एक अपने को एक बेसिक क्लियर होना चाहिए स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में, उसकी कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स अपने को फॉलो करना है। आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हमारे लिए भगवत गीता की तरह है। इट इज लाइक भगवत गीता। जिस तरीके से भगवत गीता में अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स का बोलता है ना, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया हुआ है, किस सिचुएशन में क्या करना है, उसी तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एक हमारे लिए भगवत गीता की तरह है, जो ऑडिटर को गाइड करता है हाउ टू डील इन डिफरेंट सिचुएशन। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हमारे लिए क्या है, एक भगवत गीता की तरह। आप गीता बोल लो, बाइबल बोल लो, कुरान बोल लो, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉर अस। अकाउंटिंग की दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग की दुनिया में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ये बेस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का बेस है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। एंड उसी तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ऑडिट का बेस है कि ऑडिट कैसे करना है, ऑडिट के अंदर क्या क्या चीजें आपने करनी है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली आप एक चीज बताना मेरे को, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में जब आप सीए बन जाओगे तो आप सिर्फ ऑडिट करोगे या ऑडिट के अलावा और भी चीजें करोगे? ऑडिट के अलावा और भी चीजें करोगे। आप सिर्फ ऑडिट नहीं करोगे, ऑडिट के अलावा और भी चीजें करोगे। ऑडिट के अलावा और भी चीजें आपके स्कोप ऑफ वर्क में आती हैं। जब हम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की बात करते हैं ना, वो एक नैरो टर्म होता है, जहां पे हम सिर्फ ऑडिट्स की बात कर रहे होते हैं कि आप ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट करते वक्त आपको एसेस फॉलो करना है। लेकिन रियल लाइफ में तो आप ऑडिट नहीं करते हो खाली, रियल लाइफ में तो आप ऑडिट के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हो। तो अल्टीमेटली उनके लिए भी तो स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, है कि नहीं? खाली ऑडिट करोगे उसके लिए थोड़ी ऐसे होना चाहिए, आप जो बाकी अलग अलग काम करोगे उसके लिए भी तो ऐसे होना चाहिए। तो दैट इज वाई जो ब्रॉड टर्म होता है ना, वो होता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। क्या होता है? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। तो जो ब्रॉड टर्म होता है ना, वो होता है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। और ये जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है ना, इसके अंदर 5 चीजें आती हैं और इन 5 चीजों को मिलाकर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। अब ये 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले आता है एसक्यूसीज। एसक्यूसीज का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, यहां पे एक ही एसक्यूसी है। तो वी हैव एसक्यूसीज दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब ये जो एसक्यूसीज है ना, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या बोलता है कि बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप कोई भी काम करो, आप चाहे ऑडिट का काम करो, आप चाहे ऑडिट के अलावा कोई और काम करो, कोई भी काम करो, आपके काम में ना एक क्वालिटी होना चाहिए। बिकॉज जो यूजर्स है ना, उनका आपसे एक एक्सपेक्टेशन है। तो आपके काम में क्या होना चाहिए? एक क्वालिटी होना चाहिए। आपका काम ऐसे ही नहीं होना चाहिए, आपके काम में एक मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए। तो टू एंश्योर दैट मिनिमम क्वालिटी इज देयर इन योर वर्क, आईसीआई ने क्या इशू किया? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटीज कंट्रोल, एसक्यूसी, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। उसके अलावा स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जो सबसे पॉपुलर है। नॉर्मली अपन खाली स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग की ही बात करते हैं, नॉर्मली खाली अपन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ही बोलते हैं, बट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग किस चीज का होता है? अगर आप ऑडिट कर रहे हो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप ऑडिट कर रहे हो किसका? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तब एसेस लगता है, तब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग लगता है। यहां पे ऐसे 200 से स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है और 700 तक चलता है, और टोटल मिलाकर 38 एसेस है। टोटल मिलाकर कितने एसेस हैं?
38 एसेट्स हैं. ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम ऐसे 200 गोज टिल ऐसा 700. 200 का अपना अलग सीरीज है, 300 का अपना अलग सीरीज है, 400 का अपना अलग सीरीज है, 500 का अलग सीरीज है. हर सीरीज के अंदर अपने कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और टोटल मिला के ये 38 स्टैंडर्ड्स बनते हैं. उसके बाद आपने ऑडिट के साथ साथ ना प्रैक्टिकल वर्ड में एक और टर्म सुना होगा, रिव्यू. प्रैक्टिकल वर्ड में आपने एक और शब्द सुना होगा, रिव्यू. कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है ना उसका रिव्यू भी होता है. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है उसका क्या होता है, रिव्यू भी होता है. जैसे जो लिस्टेड कंपनीज वगैरह होती हैं उनको क्वार्टरली बेसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करना स्टॉक एक्सचेंजेस को सबमिट करना पड़ता है, सेबी को सबमिट करना पड़ता है. तो वो जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनका ऑडिट नहीं होता, उनका रिव्यू होता है. उनका ऑडिट नहीं होता, उनका क्या होता है, रिव्यू होता है. और रिव्यू में फर्क क्या, रिव्यू ऑडिट में वो तो हम डिटेल में बाद में देखेंगे. बट रिव्यू में भी आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हो, मगर ऑडिट के मुकाबले लेसर डिटेल्स में एग्जामिन करते हो. तो रिव्यू के अंदर भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करते हो, बट एग्जामिनेशन का जो एक्सटेंट होता है वो ऑडिट से क्या होता है, कम होता है. एग्जामिनेशन का जो एक्सटेंट होता है वो क्या होता है, ऑडिट से कम होता है. जब ऑडिट में आप कौन सा एश्योरेंस देते हो, रीजनेबल एश्योरेंस. रिव्यू में आप एग्जामिनेशन कम करते हो. तो क्योंकि आप एग्जामिनेशन कम करते हो तो एश्योरेंस भी कम होगा. तो वहां अब आप देते हो मॉडरेट एश्योरेंस. क्या देते हो, मॉडरेट एश्योरेंस. या फिर उसको बोलते हैं नेगेटिव एश्योरेंस. नेगेटिव एश्योरेंस क्यों बोलते हैं, नेगेटिव एश्योरेंस इसलिए बोलते हैं कि अपन ऑडिट में क्या बोलते हैं, अपन ऑडिट में क्या लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. मान लो मेरे को अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी देना है, सब कुछ सही है, तो मैं क्या बोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर. रिव्यू में क्या बोलेंगे पता है, नथिंग हैज कम टू द practitioner's mind which causes him to believe that financial statements are not true and fair. क्या बोलेंगे, nothing has come to the practitioner's mind which causes him to believe that financial statements are not true and fair. किसने मेरे को पूछा लोकेश कैसा है, एक तो मैंने बोला लोकेश बहुत अच्छा लड़का है, एक मैंने बोला कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता कि मैं ये बोलूं कि लोकेश अच्छा नहीं है. बोला तो दोनों में मैंने एक ही बात है, लेकिन दोनों में एश्योरेंस का लेवल में डिफरेंस है ना. पहले वाले फ्रेज में आप ज्यादा एश्योरेंस दे रहे हो, एक पॉजिटिव एश्योरेंस दे रहे हो, लेकिन दूसरे वाले फेज में आप क्या दे रहे हो, कम एश्योरेंस दे रहे हो, एक नेगेटिव एश्योरेंस देते हो. उसी को बोलते हैं रिव्यू. उसी को क्या बोलते हैं, रिव्यू. अब अगर आप रिव्यू करते हो तो लगता है एसआरईज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट. क्या लगता है, एसआरईज. ये कब लगेगा, जब आप रिव्यू करोगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या करोगे आप, रिव्यू करोगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. रिव्यू करोगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहां पे एसआरई 2400 सीरीज होता है और कुल मिला के 2 रिव्यू स्टैंडर्ड्स होता है. कुल मिला के कितने रिव्यू स्टैंडर्ड्स होते हैं, 2 रिव्यू स्टैंडर्ड्स होते हैं. तो ऑडिट एंड रिव्यू में समझ आया, ठीक है. ऑडिट एंड रिव्यू के अंदर कॉमनली एक ही चीज है, पता है क्या, ऑडिट भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो रहा है और रिव्यू भी किसका हो रहा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो रहा है. और दूसरा एक और चीज कॉमन है, आप दोनों में एश्योरेंस दे रहे हो, मगर ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो और रिव्यू में मॉडरेट एश्योरेंस दे रहे हो. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एश्योरेंस देना है बट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर नहीं देना है, किसी और चीज के ऊपर एश्योरेंस देना है. खाली ऐसा जरूरी थोड़ी है खाली एचएफएस के ऊपर ही एश्योरेंस देने का अपने को. ऐसा भी हो सकता है कि आपको एचएफएस के ऊपर एश्योरेंस देके किसी और चीज के ऊपर एश्योरेंस देना है. फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने आपको अपॉइंट किया कि ऑडिटर साहब हमारे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एश्योरेंस दे दो कि हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है. फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट बैंक के पास गया लोन लेने के लिए क्योंकि वो स्टार्टअप कोई अपना स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और बैंक ने बोला है कि आप एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीए से सर्टिफाई करके लाके दो. प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फ्यूचर एस्टिमेट ऑफ अर्निंग्स. और वो सीए के पास आ रहा है कि आप हमारे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एश्योरेंस दे दो. तो आप एश्योरेंस तो दे रहे हो बट किस पे दे रहे हो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं दे रहे.
तो अगर आप एश्योरेंस देते हो टू समथिंग अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां लगते हैं एसईज। एसईज का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। और ये किस में दिया जा रहा है? अदर देन एचएफएस। अगेन अगर हम बात करें तो यहां पे 3 एसईज होते हैं। अगेन हम बात करें तो यहां पे 3 एसईज होते हैं। और जो सीरीज दी हुई है वो 3400 की सीरीज दी हुई है। ठीक है, जो सीरीज दी हुई है कौन सी दी हुई है? 3400 की सीरीज दी हुई है। अब देखना, ये जो एसेज है या जो एसआरईज है या जो एसईज है, तीनों के अंदर एक चीजें कॉमन है। पता है क्या? तीनों में आप एश्योरेंस दे रहे हो। एसेज में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो पॉजिटिव, रीजनेबल। रिव्यू में भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एश्योरेंस दे रहे हो मॉडरेट। और थर्ड वाली कैटेगरी में भी आप एश्योरेंस दे रहे हो बट अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसी डाटा के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। बट तीनों में क्या दे रहे हो? एश्योरेंस। रियल लाइफ में ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको ऐसे काम करना है कि आपको एश्योरेंस देना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लाइंट्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपाइल करने में क्लाइंट की हेल्प करनी है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कि आप क्लाइंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करने में क्लाइंट्स की हेल्प कर रहे हो। तो प्रैक्टिकली ऐसा भी हो सकता है कि यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट डज नॉट इन्वॉल्व एश्योरेंस, इसमें एश्योरेंस इन्वॉल्व ही नहीं है। तो अगर आप कोई भी नॉन एश्योरेंस, अगर आप नॉन एश्योरेंस सर्विसेज देते हो, यहां लगता है SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। यहां जो सीरीज एप्लीकेबल होती है दैट इज 4400, और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो है 2। कितने स्टैंडर्ड्स आते हैं यहां पे? 2। तो कुल मिलाकर अगर ये पांचों को कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाता है? एंगेजमेंट, क्वालिटी, कंट्रोल, स्टैंडर्ड। क्या बन जाता है? एंगेजमेंट, क्वालिटी, कंट्रोल, स्टैंडर्ड। क्या बन जाता है? एंगेजमेंट, क्वालिटी, कंट्रोल, स्टैंडर्ड। इन पांचों को कंबाइन कर दिया जाए तो कुल मिलाकर ये 5 अलग अलग चीजें हैं। कुल मिलाकर ये 5 अलग अलग चीजें हैं। तो टोटल कितना स्टैंडर्ड्स हो गया अपने सिलेबस में? ये सारा अपने सिलेबस में है। तो एसक्यूसी का 1 स्टैंडर्ड, एसएस का 38 स्टैंडर्ड, एसआरईज के 2 स्टैंडर्ड, एसईज के 3, एसआरएस के 2। तो टोटल मिला के 46। टोटल मिला के 46। तो वी हैव 46 एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड in our syllabus. क्लियर है? अच्छा, इसको आप एक और तरीके से ब्रेकअप कर सकते हो, एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हो। और किस तरीके से ब्रेकअप कर सकते हैं? एंगेजमेंट, क्वालिटी, कंट्रोल, स्टैंडर्ड। इसको आप एक और तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक हो गया एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, एक हो गया नॉन एश्योरेंस। एश्योरेंस में 3 आ गए, एसएस आ गया, एसआरईज आ गया, एसईज आ गया, और नॉन एश्योरेंस में एसआरएस आ गया। और जो एसक्यूसी होता है ना, एसक्यूसी इज कॉमनली एप्लीकेबल टू ऑल। एसक्यूसी इज कॉमनली एप्लीकेबल टू ऑल।
कि आप चाहे एश्योरेंस सर्विस दे रहे हो, आप चाहे नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहे हो, आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा। तो एक्सक्यूजेस किसको एप्लीकेबल हो जाएगा? सबको एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो एक्सक्यूजेस इज कॉमनली एप्लीकेबल टू ऑल। अभी तक बताना चीजें एकदम 100% क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना? मैं तुम्हारे भावना अच्छे से जानता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। तो अभी अपन एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। हमारा जो बेस का पार्ट है पूरा क्लियर हो गया है। तो एक 5-10 मिनट का ब्रेक लेके विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। बिकॉज मुझे पता है कि अभी मैं तुम्हें कराऊंगा तो भाई तुम सो जाओगे।